एपिसोड 5। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से रूही पूजा के साथ रुकने की जिद करने लगी, जिस वजह से पूजा यमुना को फोन कर पूछ ली कि क्या वो आज रात रूही को वहीं रख सकती है। क्योंकि रूही जिद कर रही है वहीं पर रुकने की, तो यमुना ने भी हामी भर दी। उसके हामी भरने के बाद जब ये बात रजत को पता चली तो वो काफी गुस्सा हो गया और ये बोल घर से निकल गया कि वो अपनी बेटी को किसी के भी साथ नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए वो रूही को लाने जा रहा है। जब रजत पूजा के घर पहुंचा तो पूजा दरवाजा खोलने पर रजत को देखकर हैरान हो गई और बोली कि वो यहाँ पर इस वक्त कैसे। इस पर रजत गुस्से से बोला वो अपनी बेटी को लेने आया है और उसे लेकर जाएगा। कहानी अब आगे। पूजा अपने बेड पर जाकर लेट तो गई पर उसके आंखों से नींद गायब हो गई थी। उसे रह रह कर रूही की याद आ रही थी पर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी, इसी वजह से उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। इधर रूही रजत को गाड़ी में रो रो कर इरिटेट कर चुकी थी। वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। प्लीज पापा, मुझे आंटी के पास जाना है, मुझे उनके साथ रहना है। मुझे आप वहां पहुंचा दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, प्लीज पापा। रूही को इतना रोते देख और परेशान करते देख रजत को गुस्सा आ गया और वो एकदम से गाड़ी को रोकते हुए जोर से बोल पड़ा। चुप, एकदम से चुप रूही। अगर अब आपने एक बार भी उस लड़की का नाम लिया ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा और अब आप एक बार भी अपना मुंह नहीं खोलेंगी। हम सीधे घर जा रहे हैं, समझिए आप। अब इसी तरह बैठी रहिए। रजत को इतना गुस्साए देखकर रूही एकदम से डर से सहम गई, जिसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से कुछ बोल पाए। इसीलिए वो अंदर ही अंदर हिचकते हुए चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। ये देखकर रजत को खुद पर गिल्टी फील होने लगा कि उसने रूही को इतना जोर से क्यों डांट दिया। पर फिर वो मन ही मन बोला, मैं क्या करूं? रूही मेरी बात समझ ही नहीं रही है। वो 2 दिन पहले मिली लड़की से इतना लगाव क्यों कर रही है, ये समझती ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं इसे घर जाकर मना लूंगा। ये सोच रजत चुपचाप एक नजर रूही को देख रहा था तो एक नजर गाड़ी ड्राइव करने पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर के बाद रजत घर पहुंच गया और जब तक वो घर पहुंचा रूही सो चुकी थी। उसे सोते हुए देखकर रजत खुद में ही बोला, चलो अच्छा ही है जो रूही सो गई है, वरना अभी भी हिचकते ही रहती। मेरी वजह से मेरी बच्ची के आंखों में आंसू आ गया। पर मैं भी क्या करूं प्रिंसेस, आप कभी कभी मुझे इतना परेशान कर देती है जो मुझे आपको डांटना पड़ जाता है। ये बोल वो रूही को गोद में उठा कर लेकर घर के अंदर चला गया। जब वो अपने कमरे में जाने लगा तो हॉल में एक कुर्सी पर बैठी यमुना रजत को ही देखे जा रही थी। उन्हें ऐसे देखते देख रजत कुछ देर उनकी तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। फिर बेड पर बहुत ही प्यार से रूही को धीरे धीरे लिटा उसे कंबल उड़ाकर उसके सर को हल्के से सहलाते हुए वहीं सिरहाने लग बैठ गया और रूही की तरफ देखते हुए खुद में ही धीरे से बात करने लगा। पिया, तुम मुझे और मेरी रूही को छोड़कर क्यों चली गई? काश कि आज तुम यहाँ पर होती। तुम्हारी कमी बहुत खल रही है मुझे। मैं रूही को नहीं संभाल पा रहा हूँ। उसे माँ चाहिए और मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता हूँ। पिया, मैं क्या करूँ? किस तरह रूही को समझाओ कि वो जो चाह रही है वो नहीं हो सकता है। ये सब बोलते बोलते रजत की आंखों से आंसू का एक बूंद नीचे गिर पड़ा। रजत को इस तरह टूटे देख बाहर खड़ी यमुना के आंखों में भी आंसू भर गए और वो खुद बोली, मेरा बच्चा, तुम भले ही सबके सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर लो, पर मैं जानती हूँ कि तुम जब से पिया गई है तब से बस ये जिंदगी काट रहे हो। जीना तो तुम भूल ही गए हो, पर मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ बेटा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुम दोनों की जिंदगी को सही करने के लिए। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे तो इतनी लंबी जिंदगी नहीं कटेगी। भले तुम पिया से बहुत प्यार करते हो पर वो अब तुम्हारे पास कभी भी लौट कर नहीं आ सकती है। इस कारण तुम अपनी बच्ची को एक माँ के प्यार से दूर नहीं रख सकते हो। उसे ये सजा नहीं मिलने दूंगी मैं। ये सोच यमुना जी वहां से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब रजत की आंखें खुली तो वो सबसे पहले रूही को देखने के लिए पलटा, पर जब वो पलटा उसे रूही बेड पर नजर नहीं आई। ये देख वो झट से उठकर बैठते हुए खुद में बोला, अरे ये क्या, रूही कहाँ चली गई? कल रात तो मेरे पास ही सो रही थी और उसे तो इतनी जल्दी उठने की भी आदत नहीं है, तो फिर वो आज कैसे उठ गई? शायद माँ के पास गई होगी। ये सोच रजत अपने बेड पर से उतरा और अपने चप्पल को पैर में पहन कमरे से बाहर निकलते हुए रूही को आवाज देने लगा, रूही, रूही बेटा, कहाँ हो आप? देखो पापा आपसे सॉरी बोलते हैं। कल आपको पापा ने जोर से डांट दिया था ना, इसीलिए आपसे आपके पापा माफी मांगते हैं। माफ कर दो बेटा। कहाँ हो आप? इतना पुकारने पर भी रूही की कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर रजत थोड़ा सोच में पड़ गया और खुद में बोला, आज से पहले रूही मेरी बातों को इतना देर तक तो इग्नोर नहीं करती थी, तो फिर आज वो मेरी बात सुनने के बाद कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो माँ के कमरे में भी नहीं है। एक मिनट, कमरे में तो माँ भी नहीं दिखाई दे रही है और ना ही पूरे घर में, आखिर में वो इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई?
लगता है रूही भी उन्हीं के साथ गई होगी। माँ भी ना, कम से कम मुझे बता तो दिया होता कि जा कहाँ रही है। अभी रजत खुद में ये बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर से यमुना रूही का हाथ पकड़े अंदर आ रही होती है। ये देखकर रजत जल्दी से उन दोनों के पास जाते हुए बोलता है, कहाँ चले गए थे आप दोनों? कम से कम आपको तो माँ मुझे बता के जाना चाहिए था ना। मैं परेशान हो रहा था यहाँ पर कि ना जाने आप दोनों कहाँ गई है। यमुना जी रजत की पूरी बात वहीं खड़ी होकर सुन ली और फिर रूही को देखकर बोली, रूही बेटा, तुम्हें किसी की कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं सुनाई दे रही है। नहीं दादी, मुझे भी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप चलिए ना, मुझे नाश्ता दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इन दोनों को इस तरह खुद को इग्नोर करते देख रजत बोला, अब ये कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है आपने माँ? चलो रूही। ये बोल यमुना जी वहां से जाने लगी। यमुना जी को ऐसे जाते देख रजत से रहा नहीं गया और गुस्सा करते हुए बोला, माँ आप ये सब क्यों कर रही है? और रूही को भी खुद की टीम में शामिल कर लिया है। वो अभी बच्ची है, वो कुछ नहीं समझती है। आप उसे समझाने की बजाय खुद भी बच्ची बन गई है। यमुना जी रसोई से ही जरा ऊंचे आवाज में बोली, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि रूही अभी बच्ची है और उसे एक माँ की जरूरत है रजत। अब अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो तो क्यों मैं तुमसे कुछ कहूँ या बोलूँ? इसीलिए मैं और रूही अब तुमसे बात नहीं करेंगे। माँ आप ये ठीक नहीं कर रही है। मैं कल ही रूही को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। वो यहाँ पर रही तो कुछ से कुछ उल्टा सीधा करती ही रहेगी। रजत की बातों को सुन रसोई से झट से रूही बोल पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी पापा। आप मुझे लेकर जाओगे तो मैं फिर भाग कर आ जाऊंगी, नहीं तो मुझे नई मम्मा ला कर दो। रूही ये आप क्या बोल रही है और आपको ये किसने बोलने के लिए सिखाया है? जरूर माँ ने ही सिखाया होगा। ये माँ भी ना। रजत ये बोल रसोई में चला जाता है और रूही को जबरदस्ती उठा अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है, हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। आप ना जाने इसके दिमाग में क्या उलझुल भरे जा रही है माँ। ये बोल रजत अपने कमरे में चला गया। इधर पूजा जब से उठी थी उसे किसी भी काम में मन ही नहीं लग पा रहा था। ऊपर से रजत ने उसे गुस्से से बोला था कि आज के बाद से वो रूही से ना ही मिलेगी और ना ही कॉल कर बात करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से उसे रूही का कोई खबर भी नहीं मिल पाया था। वो कुछ बच्चों को अपने सामने बिठा उसे बेमन से पढ़ाने की कोशिश कर रही थी पर उससे नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने सभी बच्चों को छुट्टी दे दी। ये सब सलोनी देख रही थी। जब सभी बच्चे वहां से चले गए तब सलोनी पूजा के पास आते हुए उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ पूजा बेटा? आज मैं सुबह से ही देख रही हूँ तुम कुछ सुस्त सुस्त सी लग रही हो। तुम्हारा मन भी कहीं और ही लगा हुआ है। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बुआ मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं मुझे रूही के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। बस मेरे दिमाग में उस बच्ची का रोता हुआ चेहरा ही बार बार घूमे जा रहा है। क्यों, क्या हुआ रूही को? कल रात तो वो तुम्हारे साथ ही रुकी थी ना, और आज सुबह वो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दी। उसे अपने घर पहुंचा दी क्या तुमने? वो होती तब ना आपको दिखाई देती बुआ। दरअसल कल रात उसके पापा उसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले गए और उस बच्ची से काफी रूडली बातें भी कर रहे थे। वो मेरे पास रहने चाहती थी पर वो अपने घमंड के चक्कर में उस बच्ची को यहाँ से ले गए। क्या कल रूही के पापा यहाँ पर आए थे? पूजा बेटा तो तुमने हम में से किसी को उठाया क्यों नहीं? हम उन्हें समझाने की कोशिश करते, शायद वो मान जाते। नहीं बुआ, वो किसी की मानने वालों में से नहीं है। बड़ा ही खड़ूस किस्म के इंसान है वो। पता नहीं रूही उनके साथ कैसे रहती होगी, यही बात सोच सोच कर मुझे रूही के लिए बुरा लगता है। पूजा की बातों को सुन सलोनी जी बोली, बेटा बुरा तो मुझे भी ये बात जानकर लगा, पर इसमें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। आखिर रूही उन्हीं की बेटी है। हाँ बुआ, इसी वजह से तो कल रात मैं रूही को अपने पास नहीं रोक सकी। आखिर उस बच्ची पर मेरा कोई हक भी तो नहीं है। बस एक प्यारा सा रिश्ता सा जुड़ गया था उस बच्ची से, शायद अब दोबारा उससे मिलना भी नहीं होगा। पूजा बेटा तुम इतना उदास मत हो। अगर भगवान ने चाहा तो जिस तरह से तुम अपने दुख को भूल रूही के दुख के बारे में सोचने में उलझ गई, उसी तरह हो सकता है तुम जल्दी ही उस बच्ची से दोबारा मिल पाओ। क्या ऐसा हो सकता है बुआ? रूही से मैं फिर मिल पाऊंगी? ये बात बोलते वक्त पूजा के चेहरे एकदम से खुशी से जगमगा उठी। हाँ पूजा, क्यों नहीं, वो अभी भी इसी शहर में ही है ना। इधर रजत जब रूही को अपने गोद में लेकर जा रहा था तभी अचानक से रूही बेहोश हो गई और उसका सर नीचे लटक गया। उसको अचानक से बेहोश होते देख रजत झट से दौड़ते हुए उसे बेड पर जाकर लिटा जोर जोर से चिल्लाने लगा, रूही, रूही बेटा आपको क्या हो गया? आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? माँ, माँ देखिए ना रूही को क्या हो गया है, वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रही है। रजत बगल में रखे टेबल पर पानी के ग्लास को झट से उठा, उससे रूही के मुंह पर हल्के हल्के पानी छिड़कने लगा, पर इससे भी वो होश में नहीं आ रही थी। तभी दौड़ती हुई यमुना जी कमरे में आते हुए बोली,
क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ रजत? रूही बेटा क्या हो गया तुम्हें? रजत तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। रजत हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ माँ मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, आप रूही के पास बैठिए। ये बोल रजत झट से अपने एक कांटेक्ट के डॉक्टर को कॉल कर फोन को कान पर लगा लिया। लेकिन जब रजत को पता चला कि वो डॉक्टर इस वक्त शहर में नहीं है, किसी और काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं, तो वो बहुत गुस्सा गया और गुस्सा में फोन को जमीन पर फेंकते हुए बोला, व्हाट रबिश, इसे भी इस वक्त ही शहर से बाहर जाना था क्या? अब मैं यहाँ किसे बुलाऊं? यहाँ पर मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। यमुना जी रजत को काफी परेशान देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, डॉक्टर आ रहे हैं क्या? नहीं माँ, वो शहर से इस वक्त बाहर है इसीलिए नहीं आ पाएगा। अब मैं किसे बुलाऊं माँ? तू रुक एक मिनट, मैं यहीं से वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ, तू जरा रूही के पास रुक। ये बोल यमुना जी घर से तेजी में निकल गई और रजत रूही के सिरहाने में बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिए बस निहारे जा रहा था और बोल रहा था, प्लीज रूही जग जाइए, आप देखिए पापा से गलती हो गई है, माफ कर दीजिए हमें। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आगे से आपको कभी भी नहीं डांटेंगे और हम आपकी सारी बात भी मानेंगे। बस आप एक बार अपनी आंखें खोल दीजिए प्लीज बेटा। रजत एकदम दर्द भरी आवाज में बोले जा रहा था। तभी यमुना जी कमरे में एक बूढ़े आदमी को लेकर आते हुए उनसे बोली, प्लीज वैद्य जी आप जल्दी से मेरी पोती को ठीक कर दीजिए। देखिए ना अचानक से इसे क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल अच्छी थी पर अचानक से बेहोश हो गई और तब से हम कितना कोशिश कर रहे हैं पर ये अपनी आंखें ही नहीं खोल रही है। रजत उस बूढ़े इंसान को देखकर अपनी माँ से बोला, माँ ये आप किसे जाकर ले आए, इनसे क्या होगा? मैं रूही को लेकर हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। ये बोल वो रूही को बेड पर से गोद में उठाने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, देखो बेटा इस वक्त तुम्हारी बच्ची को जल्दी इलाज की जरूरत है और अगर तुम यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलोगे भी तो वहाँ पहुँचते पहुँचते काफी वक्त लग जाएगा जो इस बच्ची के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक इस बीमारी को समझ पा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से इस बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम है। वैद्य जी की बात सुनते ही रजत गुस्से में बोल पड़ा, व्हाट, ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने छोटी बच्ची को हार्ट का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है भला? अभी तो मेरी बच्ची कितनी भली चंगी खेल रही थी। माँ मैंने आपको बोला था ना कि इन सब से मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवाऊंगा, पर आप मेरी बात सुनती कहाँ हो? रजत गुस्से में बोले जा रहा था। पर इस वक्त वैद्य जी उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए रूही को एक जड़ी बूटी खिला दिया और बोले, देखो बेटा इस वक्त तो मैं इसे दवाई दे दिया हूँ पर तुम इसे एक बार हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप करवा ला लो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो, लेकिन मैं अब भी बोल रहा हूँ इस बच्ची के हार्ट में प्रॉब्लम है। वो जड़ी बूटी के असर की वजह से रूही को अब धीरे धीरे होश आने लगा, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी बोला, यमुना बहन जी अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। ये बोल वो चला गया। रूही जैसे ही होश में आई धीरे से बोली, पापा, पापा मुझे यहीं रहना है दादी के साथ। मैं नहीं जाना चाहती हूँ वहां पर, मैं वहां पर बोर हो जाती हूँ। वो लगातार बोले जा रही थी। उसे इस तरह बोलते सुन रजत झट सर उसके बगल में बैठते हुए बोला, रूही बेटा इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आप कुछ मत बोलिए। आप जैसा चाहेंगी हम वैसा ही करेंगे। हम यही दादी के पास ही रहेंगे, नहीं जाएंगे हम वहां पर। अब तो आप खुश हो ना? सच्ची पापा हम यहीं पर दादी के साथ रहेंगे। हाँ बेटा हम यहीं पर रहेंगे। अब आप पहले आराम करो, हम डॉक्टर अंकल को बुला कर लाते हैं। ये बोल रजत घर से बाहर चला गया डॉक्टर को लाने। इधर पूजा का मन रूही के लिए बेचैन तो काफी था पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए अपना ध्यान दूसरे कामों में लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर यमुना जी का कॉल आता है, जिसे देखते ही पूजा बिना एक मिनट देरी के कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो माँ जी आप कैसी है? और रूही, वो कैसी है? यमुना जी पूजा की बात सुनने के बाद कुछ देर चुप ही रही, जिस वजह से पूजा जरा घबरा गई। वो फिर से पूछी, माँ जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वहां पर सब ठीक है ना? आप मेरी बात एक बार जरा रूही से करवा देंगी प्लीज? देखिए मैं जानती हूँ कि रूही के पापा नहीं चाहते हैं कि मैं रूही से मिलूं या उससे बात करूं, पर बस एक बार करवा दीजिए, मेरा बहुत मन कर रहा है रूही से बात करने की, प्लीज माँ। पूजा की बात सुनकर यमुना जी के आंख भर जाते हैं और उसका गला भी भारी हो जाता है। इस वजह से पूजा समझ जाती है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, इसीलिए यमुना को जोर देते हुए बोली, प्लीज माँ जी मुझे बताइए ना कि क्या बात है, मेरा मन घबरा रहा है। पूजा के बार बार पूछने पर यमुना ने सारी कहानी कह डाली। रूही की तबीयत खराब होने वाली बात सुनते ही पूजा के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी और वो एकदम से खड़े होते हुए पैरों में बिना चप्पल पहने घर से दौड़ती हुई निकल गई और खुद में ही बोल पड़ी, नहीं रूही को कुछ भी नहीं हो सकता है। वो एक छोटी सी बच्ची है, भगवान जी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं।
आप डरो नहीं, रूही मैं आ रही हूँ। ये बोल पूजा दौड़े जा रही थी, तभी उसके पैर में अचानक से एक पत्थर चुभ गया, जिस वजह से उसके तलवे से खून निकलने लगे। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, उसे बस किसी भी हालात में रूही के पास पहुंचना था, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी चोट को भी नजरअंदाज क्यों ना करने पड़े। ये बोल वो चलती गई और खाली पैर दौड़ते दौड़ते ही वो रूही के घर के बाहर पहुंच गई और जैसे तैसे वो घर के अंदर जाते हुए रूही को आवाज देने लगी, रूही, रूही बेटा कहाँ हो आप? माँ जी। पूजा की आवाज सुनकर रूही झट से बेड पर से उतरते हुए भागती हुई कमरे के बाहर जा पहुंची। पूजा आंटी मैं यहाँ हूँ। ये बोल दौड़ते हुए वो पूजा के पास जाकर उसमें लिपट गई। पूजा भी उसको अपने सीने से लगा जी भर के प्यार करने लगी। लेकिन तभी वहां पर रजत आ गया अपने साथ डॉक्टर को लेकर, और जब उसने देखा कि रूही उठकर दौड़ रही है और उसके मना करने के बावजूद भी पूजा उसके घर में आ गई है, वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में ही पूजा से बोला, तुम फिर से यहाँ पर आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद भी यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाने की? पापा पूजा आंटी मुझसे मिलने आए हैं। वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसी। रूही मासूम आवाज में बोली, जिसको रजत रूही को समझाते हुए बोला, रूही बेटा आपको मैंने बेड पर से उतरने से मना कर रखा था ना, तो फिर आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? माँ आप रूही को बाहर क्यों आने दी? रजत को इस तरह गुस्सा करते देख पूजा शांति से बोली, सुनिए मिस्टर रजत आप माँ जी को प्लीज डटिए मत। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेरा मन ही रूही से मिलने का कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आए आपके मना करने के बावजूद। तुम्हें तो। रजत अभी इतना ही बोला था कि तभी रूही उसके पास आते हुए बोली, प्लीज पापा आप पूजा आंटी को मेरी वजह से डांटिए मत। प्लीज पापा, मैं वापस जा रही हूँ कमरे में, पर आप उन्हें मत डांटिए। ठीक है बेटा, मैं उन्हें नहीं डांटूंगा। आप चलिए, आपको डॉक्टर अंकल चेक करेंगे ना कि आपकी तबीयत खराब क्यों हुई। आइए चलिए मेरे साथ। ये बोल रजत रूही को अपने साथ कमरे में लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद पूजा वहीं खड़ी रह जाती है। तभी यमुनानी की नजर उसके पैर में लगे चोट पर पड़ जाती है, जिससे काफी खून निकल रहा था। वो देखते ही यमुना जी झट से उसके पास आते हुए घबराते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे पैर से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? वो माँ जी कुछ नहीं, दौड़ते वक्त मेरे पैर के अंदर एक पत्थर आ गए थे, शायद वहीं गिर गए और इसी वजह से खून निकल गया, पर ठीक हूँ मैं। आओ तुम मेरे साथ चलो, देखो कितना ज्यादा खून निकल रहा है और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ है। तुम भी ना एकदम रूही जैसी हरकतें करती हो पूजा बेटा। ये बोल यमुना पूजा को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर एक दवाई का ट्यूब अपने अलमारी से निकाल कर लाते हुए उसे कहती है, लाओ पूजा मैं तुम्हारे चोट पर ये क्रीम लगा देती हूँ। रजत ने मुझे लाकर दी थी शहर से ये क्रीम, इसे लगाने के कुछ घंटे बाद ही ये जख्म बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। माँ जी आप मेरे पैर कैसे छू सकती है, आप मुझे ये क्रीम दे दीजिए, मैं खुद लगा लेती हूँ। ये बोल पूजा यमुना के हाथ से वो क्रीम का ट्यूब ले लेती है। पूजा का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मन ही मन यमुना कहीं ना कहीं उसे अपने रजत के लिए पसंद करने लगती है और चाहती है कि वो ही रूही की माँ बन इस घर में आए। पूजा के मन में रूही के लिए लगाव देख वो पूछती है, पूजा बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी माँ पूछिए ना, आपको कुछ भी पूछने से पहले सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम रूही से इतना ज्यादा प्यार करती है जो उसके बीमारी के बारे में सुनकर इस तरह दौड़कर उससे मिलने आ गई, जबकि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। यमुना जी की बातों को सुन पूजा बोली, पता नहीं माँ जी, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पता नहीं, मैं जब से रूही से मिली हूँ उस बच्ची के साथ मुझे एक अलग सी ही खुशी मिलती है। जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ तो अपना सारा गम भूल जाती हूँ। तो बेटा अगर तुम रूही से इतना ज्यादा प्यार करती हो तो क्या अगर मैं कहूँ कि तुम उसकी माँ बन जाओ तो क्या तुम मेरी रूही की माँ बनोगी? यमुना जी अभी पूजा से ये बात कर ही रही थी कि पीछे से कमरे से किसी काम के कारण रजत निकल ही रहा था कि उसने ये बात सुन ली। ये बात सुनते ही रजत की तो मानो गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही हो। वहीं दूसरी ओर पूजा एकदम से शॉक थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ जी उससे ये बोलेंगी। माँ। रजत गुस्से में बोलते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। रजत की आवाज सुन यमुना जी झट से उसके तरफ देखने लगी और धीरे से खड़ी हो गई और बोली, रजत देखो मैं वो पूजा से सिर्फ ये पूछ रही थी कि माँ आपकी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आपको मैंने कितनी बार इस बात को करने से मना किया है और आप इस लड़की से, ये तो रूही की माँ बनने लायक तक नहीं है। रजत और यमुना के बीच बहस होने लगी लेकिन पूजा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हाँ रूही के जिंदगी में आ जाने की वजह से वो शायद अपना गम और अपनी हुई शादी के बारे में भूल सी गई थी। लेकिन यमुना के इस बात से उसके सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए और उसके आंखों के सामने फिर से वो सब एक दमाइने की तरह साफ आने लगा। वो इस वजह से बहुत रुआसी सी हो गई थी, इसीलिए बिना किसी को कुछ कहे वो दौड़ते हुए वहां से भाग गई।
उसको ऐसे भागते देख यमुना जी को कुछ समझ में नहीं आया और वो बोली, पूजा ऐसे क्यों चली गई? लगता है तुम्हारी डांट सुन बेचारी डर गई होगी इसीलिए ऐसे भाग गई। अच्छा हुआ जो वो चली गई माँ, कम से कम उसे तो इतनी अक्ल है वरना आप तो लगी पड़ी है कोई भी लड़की देखी बस एक ही दिमाग में बात घूमने लगती है मेरे लाख मना करने के बावजूद भी। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर आते हुए रजत को आवाज देते, एक्सक्यूज मी मिस्टर रजत जरा आप इधर आइए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर की बात सुन रजत बोलता है, इस वक्त अगर मेरी बच्ची की तबीयत खराब ना हुई होती तो मैं यहाँ से निकल गया होता माँ, सिर्फ आपके इसी रवैया के वजह से मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। ये बोल वो डॉक्टर को जवाब देते हुए कहता है, हाँ डॉक्टर आ रहा हूँ। ये बोल रजत यमुना के पास चला गया। जी डॉक्टर बोलिए क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मुझे पता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है लेकिन एक बार मैं तसल्ली के लिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैद्य सब की बातें सही नहीं होती है। नहीं मिस्टर रजत आपको जिसने रूही की बीमारी के बारे में बताया था वो सच ही था। दरअसल रूही के दिल में एक छोटा सा छेद है जो उसके जन्म से ही है और धीरे धीरे बढ़ ही रही है। आपको उसके हार्ट का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा वरना आपकी बेटी पर ज्यादा खतरा बढ़ रही है। डॉक्टर की बात सुन रजत एकदम से सन रह गया और घबराए हुए बोला, क्या मेरी बेटी के दिल में छेद है? पर डॉक्टर इससे पहले तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ी थी, ऐसे अचानक रूही के दिल में छेद कैसे हो सकता है? देखिए मिस्टर रजत मैं आपकी हालत को इस वक्त समझ सकता हूँ, पर सच यही है और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा लीजिए। अब मैं चलता हूँ इस वक्त रूही की हालत स्टेबल है अगर फिर से ये बेहोश हुई तो आप मुझे बुला लीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर रजत की मानो पैरों तले से जमीन ही घिसक गई हो। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे, बस अपने आंखों से छलकने वाली आंसू को रोके खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी नॉवेल पुनर्विवाह एक समझौता।